चलिए, हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है वो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो जब वो ओपन चैनल में हो रहा है तब हमें क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हमारा डिस्कशन करना है। और इसी के बेसिस पे हम एक बार चेजिस इक्वेशन आपको याद होगा कि हम पाइप फ्लो के लिए ऑलरेडी निकाल लिए हैं, और उसमें हमने ये भी बोला था कि ये पर्टिकुलर जो चेजिस इक्वेशन होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, आपका ओपन चैनल फ्लो के लिए होता है। तो उसी का हम लोग एक और डेरिवेशन आज भी उसको देखेंगे कि ओपन चैनल के लिए हम लोग उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज अपना स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। आप खुद बताइए कि पिछले क्लास में हमने एक टर्म डिस्कस किया था कि जब भी हमारा जो ओपन चैनल मतलब फ्लो जो होता है वो प्रिज्मेटिक चैनल के अंदर में होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म होगा। याद आ रहा है? प्रिज्मेटिक चैनल मतलब क्या कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डेप्थ थ्रू आउट द लेंथ जो है वो सेम रहने वाला है, ये हमने देखा हुआ है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन से हमारा जो है इस तरीके से हमारा मान लीजिए कि फ्लूइड जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं। ये वाटर का टॉप लेयर है और ये वाटर का बॉटम लेयर है। क्लियर है? और ये डेटम है। अब आप खुद बताइए कि जब हम लोग डिस्कस किए थे पहला क्लास में, अगर आपको याद होगा, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ओपन चैनल में फ्लो होने के लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो क्या होता है कि बाकी ग्रेविटी फोर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डेरिवेशन भी हम लोग किए हैं। अब वो ग्रेविटी फोर्स जहाँ भी आएगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी उसमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सारा फ्लो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में आ रहा है, तो यहाँ पे तो जो प्रेशर लगेगा वहीं पे यहाँ भी फोर्स लगेगा उस प्रेशर के कारण। वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट सेम है तो कोई एक्सेलरेशन टर्म्स भी नहीं आएंगे। क्लियर है? तो केवल और केवल एक टर्म्स क्या बचता है जो फ्लो को इनिशिएट करा सकता है, डेटम में। तो आप हमेशा देखिएगा, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं भी रिवर फ्लो हो रही होगी या कैनाल फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि अगर हमारा वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो एक स्लोप बनाता है। कहीं ना कहीं इसका जो स्लोप ये अपर मतलब इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा और इसका हाइट कम होगा, यानी इनके बीच में अगर हम एक क्या बोलना चाहिए कि डेटम लें तो हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर स्लोप रहता है, तभी वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारा जो फ्लूइड है ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है तो हमेशा उस पर क्या रहेगा, एक इस तरीके से स्लोप रहेगा। इस स्लोप के कारण ही हमारा क्या होता है, वो फ्लो होता है। तो अगर हम अब इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर ये एक स्लोप के कारण डिस्कस कर रहा है, स्लोप है इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रेविटी फोर्स आएगा। अब उस ग्रेविटी फोर्स जो कि फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, उस पर्टिकुलर फोर्स को एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो उसको काउंटर बैलेंस करता है। मतलब समरी ये है कि अगर कोई भी फ्लूइड जो है अगर वो ओपन चैनल में फ्लो हो रहा है तो उसमें जो मेन जो फोर्स रहता है उस फ्लो को कॉज करने का जो मेन बोलना चाहिए कि कॉज जो होता है वो केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स रहता है। क्लियर है? और उस ग्रेविटी फोर्स को काउंटर बैलेंस, ऑब्वियसली कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स तो बैलेंस करना ना पड़ेगा। अगर हम ही आगे मूव करते हैं तो हमारा क्या करते हैं कि एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जब हम आगे मूव करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तभी तो हम आगे चल पाते हैं ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता तो हम स्लिप कर जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। तो वैसे ही जब हमारा जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस पर जो ये जो वेट लग रहा है, जो कि इस फ्लो के डायरेक्शन में एक वेट लगता है, उसको काउंटर बैलेंस करता है फ्रिक्शनल फोर्स। यानी जब फ्लूइड जो है जब यहाँ इस बॉटम से टकराएगा तो वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा, उस फ्रिक्शन को वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। क्लियर है? तो इतना आप दिमाग में याद रखिएगा कि जब भी फ्लूइड जो है अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो उसमें केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ग्रेविटी फोर्स। और
वो जो ग्रेविटी फोर्स रहता है उसको बैलेंस करता है कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है? तो वहीं यहाँ पे हम लोग देखिए कि मान लेते हैं कि ये हमारा वाटर का जो टॉप सरफेस है और उसका स्लोप इन सेंस कि इसका ये जो एलिवेशन है उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे एंगल, तो उसको SW से हमने डिनोट किया है वाटर सरफेस का स्लोप। बॉटम का स्लोप को हमने S0 से डिनोट किया है। और यहाँ पे एक ऑब्वियसली एनर्जी लाइन, अब देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वाटर का जो टॉप सरफेस रहता है यही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है इन केस ऑफ ओपन चैनल, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर तो सेम है, तो केवल और केवल डेटम के कारण जो आएगा वही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा, पीजोमेट्रिक हेड। क्लियर है? तो और एक टोटल एनर्जी लाइन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड में अगर मैं वेलोसिटी को ऐड कर दूंगा तो टोटल एनर्जी लाइन हो जाएगा। तो इस टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप को मान लेते हैं कि हम लोग SE दिए हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली एक कंक्लूजन आने वाला है, इसलिए हमने ये नोटेशन दिया SE SW S0। क्या कंक्लूजन आने वाला है वो अभी हम लोग लास्ट में देखते हैं, पहले जो हमने लिखा है एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखने की कोशिश की है। व्हेन द वाटर फ्लो इन ओपन चैनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू इट, वो रेजिस्टेंस किसके कारण आएगा? फ्रिक्शन के कारण आएगा। विच रिजल्ट इन कॉजिंग लॉस ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन आ रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। द रेजिस्टेंस encountered by the gravity force acting on the body of water in the direction of flow, that is frictional resistance is equal to W sin I। sin I का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए अगर ये एंगल I है और अगर ये फ्लूइड को अगर हम जो भी वेट रहता है वो हमेशा क्या लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब ये फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए ग्रेविटी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर हम इसका एक कंपोनेंट ये लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? W sin I हो जाएगा, और यही जो W sin I है वो फ्लो को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट इस पर्टिकुलर W sin I को कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है? एक फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन आएगा इस फ्लूइड के कारण इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस करेगा। तो आगे उसी को हम लोग कंक्लूड किए, हेंस वी से दैट अ यूनिफॉर्म फ्लो विल बी डेवलप इफ रेजिस्टेंस इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटी फोर्स। क्लियर है? तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो उसमें एक जो मेन कॉज होगा फोर्स के लिए वो ग्रेविटी फोर्स होगा, और उस ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा फ्रिक्शन फोर्स। बस इतना पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। अब अगर हम यूनिफॉर्म फ्लो अगर हो रहा है तो उसमें अगर हमें कुछ फीचर्स देखना होगा कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला तो फीचर्स यही है कि अगर कोई भी फ्लूइड यूनिफॉर्म फ्लो होता है तो उसका जो डेप्थ ऑफ द फ्लो होगा, जो वेलोसिटी होगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, वो हर एक सेक्शन पे क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। और ऑब्वियसली अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और अगर एरिया कांस्टेंट है तो डिस्चार्ज भी उस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए इक्वल हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा हर एक पॉइंट पे। तो वही पहला कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आपको याद रखना है, क्या? डेप्थ ऑफ फ्लो कहीं पे भी आप ले लीजिए, वेटेड एरिया ले लीजिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ले लीजिए और डिस्चार्ज ले लीजिए। दैट विल बी द कांस्टेंट फॉर एट द ऑल द सेक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि अगर हम स्लोप का बात करें, टोटल एनर्जी लाइन का अगर हम स्लोप निकालें, वाटर सरफेस का स्लोप निकालें, बॉटम सरफेस का स्लोप निकालें, इन तीनों का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि टोटल ग्रेडियंट लाइन, वाटर सरफेस और बॉटम सरफेस, ये तीनों दो एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। तो जब पैरेलल रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या है कि टोटल एनर्जी लाइन, टॉप वाटर सरफेस और बॉटम सरफेस जो होता है, तीनों जो होता है वो एक ही लाइन में होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि एक ही लाइन में नहीं, पैरेलल होते हैं। और पैरेलल होते हैं इसका मतलब उनका स्लोप क्या रहता है? इक्वल होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि SE इक्वल टू SW इक्वल टू S0, मतलब इनके जो स्लोप रहेंगे वो क्या रहेंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, डेप्थ ऑफ फ्लो सेम रहेगा थ्रू आउट द सेक्शन, और तीनों का टोटल एनर्जी लाइन, वाटर सरफेस का ये जो स्लोप रहेगा और बॉटम सरफेस का जो स्लोप रहेगा वो इक्वल होगा, या ये बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे।
ठीक है यहाँ तक। तो ये रहा हमारा यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में। अब इसी के बेसिस पे हम लोग चेचिस फॉर्मूला से डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या डिस्चार्ज होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू। क्लियर है। तो इसी को हम लोग एक और अलग से हमने बनाया है कि सपोज करिए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमने चैनल लिया है जिसका लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, वेटेड पेरीमीटर P है, I जो है वो यहाँ पे ये स्लोप, बेड का ये स्लोप है, ये जो बॉटम सरफेस है उसकी स्लोप को हमने I से डिनोट किया है, और इसमें जो एक फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लग रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो स्मॉल एफ है, जो बता रहा है क्या, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी के बराबर है ये। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो यूनिट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी के बराबर है। क्लियर है। तो ये हमने कंसीडर किया है ये एक पर्टिकुलर चैनल को। अब हमारा एजम्पशंस ये है कि हमारा जो फ्लो है वो स्टडी भी है और यूनिफॉर्म फ्लो है। तो जब स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, और हम ये भी जानते हैं कि ओपन चैनल फ्लो में जो प्रेशर रहता है हर एक पॉइंट पे वो इक्वल लगता है, यानी कि ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो अगर आप यहाँ पे प्रेशर दिखाएंगे तो जितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा। और यूनिफॉर्म फ्लो है तो एरिया भी क्या रहेगा, दोनों सेक्शन पे इक्वल होने वाला है। तो अगर फोर्स मल्टीप्लाई बाय एरिया, अल्टीमेटली प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या बताता है, फोर्स बताता है। तो यहाँ पे जो F1 फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 इंटू A1। और यहाँ पे ये जो फ्लूइड बाहर के लिए निकलेगा तो वहाँ पे फोर्स हमारा F2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 इंटू A2। तो क्योंकि दोनों पॉइंट पे P1 और P2 बराबर है, एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब कि जो प्रेशर के कारण जो फोर्स लगने वाला है ओपन चैनल फ्लो में वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस पर्टिकुलर के कारण फोर्स इधर लगेगा और ये बाहर की तरफ निकलेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर ले रहे हैं। क्लियर है। तो एज इन ओपन चैनल फ्लो टेक प्लेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 इक्वल टू P2, हेंस फोर्स F1 इक्वल टू F2, और F1 और F2 क्या है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम दूसरा फोर्स की बात करें कि अगर इस पर्टिकुलर फ्लूइड में फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म फ्लो है, मतलब हर एक सेक्शन पे वेलोसिटी सेम है। तो अगर वेलोसिटी सेम है और प्लस स्टडी फ्लो है तो dB/ds या dV/dt हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें नेट जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा उस पर्टिकुलर वाटर पे वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन उस बॉडी में आएगा ही नहीं। तो ये दूसरा कंक्लूजन ये हो गया कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो क्योंकि उस पर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन के कारण कोई एक्सेलरेशन आएगा नहीं, इसलिए नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। और तीसरा जो है कि अगर फ्लूइड, यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन यहाँ भी निकाला हुआ है कि फॉर यूनिफॉर्म फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज बैलेंस बाय द ग्रेविटी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी ग्रेविटी के कंपोनेंट या ग्रेविटी के कारण जो फोर्स आ रहा है, क्लियर है, उसी को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। यानी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके ग्रेविटी, मतलब कि ये लिखा है ना कि ग्रेविटी फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब उसको कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन को, ग्रेविटी फोर्स जो कि पर्टिकुलर फ्लो के डायरेक्शन में जो लग रहा है। तो अगर ग्रेविटी देखिए यहाँ पे ग्रेविटी अगर मैं इसको W लेता हूँ कि W टोटल फ्लूइड का वेट है, तो अगर इसका यहाँ पे I है तो यहाँ भी I हो जाएगा, ये जो अगर एंगल I है तो ये भी एंगल I हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा W cos I, और दूसरा जो फ्लो के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा W sin I। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा, W sin I के बराबर। और W की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू साइन I। अब फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस F, एक स्मॉल f जो हो रहा है वो किसके बराबर है, मतलब ये जो स्मॉल f है, अगर ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स है तो F डिवाइडेड बाई
यूनिट एरिया या वेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी होता है एक्चुअली आपको याद हो रहा है कि एक फ्रॉडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें ये पर्टिकुलर एफ को ये स्मॉल एफ की वैल्यू को निकाला था। जब हम लोग पाइप फ्लो निकाल रहे थे तो वहाँ पे आपको याद आ रहा होगा इस तरीके से कुछ हमने लिखा था कि एफ इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई ए डब्ल्यू इंटू वी टू द पावर एन। तो मतलब ये जब हम टोटल रेजिस्टेंस फोर्स निकालेंगे तो हमारा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एफ मल्टीप्लाई बाई ए डब्ल्यू वेटेड एरिया इंटू वी टू दी पावर एन। और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है ओपन चैनल के लिए 2 के बराबर होती है। तो अगर हम इस वैल्यू एफ की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो एफ और इंटू वेटेड एरिया क्या हो जाएगा कि जो वेटेड पेरीमीटर है मल्टीप्लाई बाई लेंथ, तो एफ इंटू वेटेड पेरीमीटर इंटू लेंथ एरिया के बराबर हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर। वो किसके बराबर हो जाएगा, इस कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, रो जी इंटू एरिया इंटू एल मल्टीप्लाई बाई आई। और यहाँ पे आई क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो साइन होता है, ये जो एंगल होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो जब भी कोई एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा या टेन थीटा को हम लोग केवल आई के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब हम इसी को बस एडजस्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चेचिस इक्वेशन निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को इसी साइड रहने देते हैं, बाकी सारे जो टर्म्स हैं उसको इस साइड में ले जाते हैं। तो एफ को डिवाइड कर दे रहे हैं रोजी अपॉन एफ से, एल कट गया यहाँ पे, ये जो एल है और ये एल कट गया। यहाँ पे एरिया को पेरीमीटर से डिवाइड कर दिए और केवल आई बचा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रोजी अपॉन एफ जो होता है, अगर हम इसका रूट निकालें तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट रोजी को हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट, या अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप रोजी ही लिखते जाइए। रोजी एक्चुअली क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट, और अंडर रूट रोजी अपॉन एफ जो होता है वो सी के बराबर होता है। और यही सी जो होता है वो क्या होता है, हमारा चेजिस कांस्टेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो पहला वाला टर्म्स है या रोजी अपॉन जो स्मॉल एफ रूट में रूट ओवर रोजी अपॉन एफ, इसको सी, ये सी होता है, ये सी के बराबर होता है। और सी क्या होता है हमारा, एक्चुअली चेजिस कांस्टेंट होता है, जो हमें न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाएंगे तो या कभी जो भी न्यूमेरिकल देगा उसमें सी की वैल्यू दिया हुआ रहता है, या ये सारे डेटा दिया रहेगा तो वहाँ से भी आप सी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ए बाई पी क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ना कि वेटेड एरिया डिवाइडेड बाई वेटेड पेरीमीटर हमारा क्या होता था, आर के बराबर हो जाता हाइड्रोलिक रेडियस। तो ये आर जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है और आई जो है वो क्या है, हमारा स्लोप है। क्लियर है, तो v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, c मल्टीप्लाई बाई रूट आर इंटू आई। और जब हम लोग ओपन चैनल पढ़े थे तो वहाँ भी यही सेम एक्सप्रेशन आया था, बस वहाँ पे हमने जो आर था जिसको कि हाइड्रोलिक रेडियस बोल रहे थे उसको एम से डिनोट कर रहे थे। क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट इसलिए हम लोग एम से किए थे क्योंकि वो पाइप फ्लो के लिए, पाइप फ्लो वाले में हम लोग निकाले थे तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने। आप लोग चाहो तो वहाँ भी आपका ये एम के जगह पे आर लिख सकते हो, क्योंकि हमने ओपन चैनल में अब आर ही यूज कर रहे हैं एम के जगह में। एम एक्चुअली वो कंफ्यूजन आ रहा था ना, स्लोप वाला हमने एम ले लिया था तो वो ना आए इसीलिए हमने यहाँ पे आर लिया हुआ है। और आर अच्छा लग रहा है ना, हाइड्रोलिक रेडियस, तो रेडियस जनरली आर से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन जो है इसी को बोला जाता है क्या, चेजिस इक्वेशन। ये है हमारा चेजिस इक्वेशन, इसको याद रखना है। तो लेकिन हमें निकालना क्या था, डिस्चार्ज निकालना था। तो भाई एक बार जब हमें वेलोसिटी पता चल गया तो क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या था, वेलोसिटी निकालना। अब वेलोसिटी निकाल गया तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो देखिए ये पर्टिकुलर डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, ये ओपन चैनल है, यहाँ पे फोर्स दिखा देना है कि जो प्रेशर है यहाँ भी प्रेशर, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं जिसके कारण वैल्यू जीरो हो जा रहा है, यानी प्रेशर के कारण कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो उसके कारण एक्सेलरेशन फोर्स भी नहीं आ रहा है। और केवल ये जो फ्लो के डायरेक्शन में जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसी के कारण वो जो फ्लो को मोशन दे रहा है और उसको बैलेंस कर रहा है कौन, फ्रिक्शन फोर्स। मतलब हमारा केवल और केवल क्या आने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग बैलेंस करेंगे वेट से, जो कि फ्लो के डायरेक्शन में जो वेट का कंपोनेंट लग रहा है। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा v इक्वल टू सी इंटू रूट आर आई आएगा, जहाँ v क्या है, मीन वेलोसिटी है इस पर्टिकुलर चैनल से
किस वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, c जो है वो हमारा चेजिस कांस्टेंट है, r जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस है, और i जो है वो क्या है हमारा एक तरीके से स्लोप है। क्लियर है, तो वो बेड का स्लोप है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चेजिस इक्वेशन के लिए जो भी डिस्चार्ज का मतलब फॉर्मूला था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए ओके।